So the today topic is resource allocation graph in operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ क्या होता है इन डेडलॉक. ठीक है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो डेडलॉक है. डेडलॉक कब ऑकर होता है? जब किसी भी प्रोसेसेस को रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं मिलते हैं. ऐसी अगर कोई कंडीशंस या सिचुएशन ऑकर होती है जब रिसोर्सेज मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, और आपके प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए वो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, बट एट दैट टाइम दिस रिसोर्सेज आर ऑलरेडी एंगेज विथ अनदर प्रोसेस. किसी दूसरे प्रोसेस के साथ वो एंगेज्ड है एग्जीक्यूशन के लिए. तो उस टाइम पे वो प्रोसेस जो रहेंगी, जो रिक्वेस्ट सेंड कर रही है रिसोर्सेज के लिए, वो प्रोसेस वेटिंग स्टेज में चली जाएंगी और डेडलॉक हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ सम रिसोर्सेज. उस सिचुएशन को हम कहते हैं डेडलॉक फॉर्म होना. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक फॉर्म होना. उसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी मैंने बताया था ट्रैफिक सिग्नल का, और उसके नेसेसरी कंडीशंस भी हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे. आज हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ विद सुटेबल एग्जाम्पल. उस पर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ विद सुटेबल एग्जाम्पल 5 मार्क्स के लिए, या फिर डिस्क्राइब द रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ, ऑल्सो डिफाइन इट्स वर्किंग रूल. अब सबसे पहले हम यहाँ पे रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ देख रहे हैं. दैट मीन्स इट इज़ द ग्राफ. ठीक है, उसके वर्डिंग में ही है ग्राफ. अब अगर जब हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, इट मीन्स दैट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमें पता है ग्राफ यानी क्या होता है. इट इज़ द कलेक्शन ऑफ नोट्स. ठीक है, नोट्स का कलेक्शन, जहाँ पे कुछ नोट्स रहेंगे उसका कुछ कलेक्शन रहता है, और एक हेरार्चिकल ट्री लाइक स्ट्रक्चर अगर उसका एक फॉर्म होता है तो उसे हम ग्राफ कहते हैं. तो अगर यहाँ पे हम रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये एक स्ट्रक्चर है. किसका स्ट्रक्चर है? तो प्रोसेसेस और रिसोर्सेस का स्ट्रक्चर है. रिसोर्स अलोकेशन का स्ट्रक्चर है. जो रिसोर्स अलोकेट किए गए हैं प्रोसेसेस को, उसका एक स्ट्रक्चर ग्राफिकल फॉर्मेट में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ कहा जाता है. ओके, रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल है कंप्यूटर सिस्टम में, ऑल दे आर वेरी नीडफुल. सभी रिसोर्सेज की ज़रूरत है. किसके लिए ज़रूरत है? प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए. अगर रिसोर्स प्रोसेस को अलोकेट किया जाता है तो उसे हम अलोकेशन कहते हैं कि उस रिसोर्स का अलोकेशन हो चुका है इस पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो अगर हम जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उन सबका अगर एक अलोकेशन ग्राफ पिक्चराइज करते हैं, डायग्राम एक बनाते हैं, तो उसे हम रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लैंग्वेज में. तो डेडलॉक मॉडलिंग यूजिंग रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ, तो वो ग्राफ बनाना हमारे लिए क्यों नीडफुल है? व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट बिहाइंड दैट ग्राफ? क्योंकि अगर हम एक बार वो ग्राफ डिज़ाइन करते हैं रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ, तो हमें ये पता चलता है कि हमारे सिस्टम में या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डेडलॉक फॉर्म हो सकता है या नहीं. सो व्हाट आर द चांसेस ऑफ डेडलॉक फॉर्म इन फ्यूचर. तो क्या चांसेस है कि डेडलॉक फॉर्म हो सकता है? तो ये चांसेस हम बता सकते हैं बाय यूजिंग रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ. एक बार अगर हम वो ग्राफ डिज़ाइन करते हैं तो हम बता सकते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेडलॉक फॉर्म हो सकता है, या फिर देयर आर सम चांसेस कि डेडलॉक फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा है. तो इसीलिए अगर एक बार हम वो रिसोर्सेज का एक ग्राफ डिज़ाइन कर लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी जा सकती है. तो इसीलिए हम उसे कहेंगे कि डेडलॉक मॉडलिंग यूजिंग ग्राफ और रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ. ठीक है, क्योंकि डेडलॉक फॉर्म होगा या नहीं होगा तो ये हम उस पर्टिकुलर ग्राफ को देख के, उसकी स्टडी करके हम ये अजम्पशन कर सकते हैं कि इट इज़ पॉसिबिलिटी टू क्रिएट अ डेडलॉक इन द सिस्टम. So deadlock can be representation of by resource allocation graph. It is the directed graph that is used by describing and reasoning about deadlock. ये डायरेक्टेड ग्राफ इसलिए कहा गया है, ग्राफ में डेटा स्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे तो उसमें ग्राफ में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ, डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड. डायरेक्टेड ग्राफ हम किसे कहेंगे? जहाँ पे एरो हेड दिया जाता है. जो डायरेक्शन मीन्स पाथ, द पाथ बिटवीन 2 नोड्स. 2 नोड के बीच में अगर कोई पाथ जनरेट होता है तो उसे हम पाथ कहते हैं, एज कहते हैं. ठीक है, एजेस
मैथमेटिकल टर्म्स में हम उसे एज कहते हैं। तो दो नोड के बीच में, दो वर्टाइसेस के बीच में अगर कोई पाथ जनरेट होता है, कोई एज जनरेट होती है, अगर वो एरो हेड है यानी उसको कोई एरो दिया गया है तो उसे हम डायरेक्टेड कहते हैं। अगर एरो नहीं है तो वो अनडायरेक्टेड में चली जाएंगी। उसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो नोड ए से नोड 2 भी जा सकती है या नोड 2 से नोड ए भी आ सकती है, तो उसे हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ मीन्स जहाँ पे एरो हेड दिया गया है, मीन्स वहाँ पे डायरेक्शन बताया गया है कि आपका प्रोसेस कहाँ पे है और किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स अलोकेट किया गया है। तो जब आप यहाँ पे डिज़ाइन करोगे रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ, तो वो रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ डायरेक्टेड होगा, मीन्स हर एक पाथ पे, हर एक एज को एक एरो हेड होना ज़रूरी है। so that it is called as directed graph and that is used for describing and reasoning about the deadlock। वो आपको बताता है कि deadlock form होगा या नहीं होगा। This graph consists of sets of vertices and vertices is represented by capital V and the sets of edges and it is represented by capital E। ठीक है, vertices means node। ठीक है, ट्री में या फिर ग्राफ में हम उसे नोड कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में हम उसे नोड कहते हैं। उसका दूसरा सिमिलर मीनिंग क्या है, वर्टाइसेस वी, और उसको मैथमेटिकल टर्म में कैपिटल वी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड इट इज़ द सेट ऑफ वर्टाइसेस। एक नोड से ट्री फॉर्म नहीं होती है या एक वर्टाइसेस से ट्री या ग्राफ फॉर्म नहीं होता है। इट कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टाइसेस, फाइनाइट नॉट इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट यानी कुछ नंबर के वर्टाइसेस होने ज़रूरी है तो ही वहाँ पे ग्राफ जनरेट होगा। तो इट इज़ द सेट ऑफ वर्टाइसेस और सेट ऑफ एजेस। एजेस मीन्स अ पाथ, जहाँ पे दो वर्टाइसेस के बीच में अगर कोई पाथ जनरेट हो रहा है तो उसे हम एज कहते हैं, और वो भी सेट ऑफ एजेस रहेगा। जैसे 5 नंबर ऑफ एजेस है, सो नियर अबाउट 5 नंबर ऑफ वर्टाइसेस है तो आपके 6 एजेस जनरेट होंगे वहाँ पे, तो वो ग्राफ कहलाएगा पूरा। द सेट ऑफ वर्टाइसेस कैपिटल V इज़ पार्टीशन इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स। अब वर्टाइसेस को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, नंबर ऑफ या फिर सेट्स ऑफ ऑल एक्टिव प्रोसेसेस, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P, एंड सेट ऑफ ऑल रिसोर्सेज इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। कैपिटल P मीन्स अ प्रोसेसेस एंड कैपिटल R मीन्स अ रिसोर्सेज। ठीक है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसेस भी रहते हैं और हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्सेज भी अवेलेबल रहते हैं। रिसोर्सेज मीन्स इन टर्म्स ऑफ CPU, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटर, इन टर्म्स ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, ये सब क्या है, रिसोर्सेज है जो हमें लगने वाले। इन टर्म्स ऑफ रजिस्टर्स, तो ये सब क्या है, रिसोर्सेज है। तो ये रिसोर्सेज को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल R से। एंड प्रोसेसेस मीन्स योर टास्क, जो आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, वो उसे हम कहेंगे प्रोसेस। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस है इसलिए हम उसको प्रोसेसेस कह रहे हैं, और वो रिप्रेजेंट होगा कैपिटल P से। ठीक है, ये मैथमेटिकल टर्म्स में आपको सबसे पहले बता रही हूँ। ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले वर्टाइसेस यानी नोड्स, एक नहीं रहेगा, सेट रहेगा, नंबर ऑफ नोड्स रहेंगे, इनफाइनाइट भी नहीं रहेंगे, फाइनाइट रहेंगे। 10 है, 50 है, 100 है, इनफाइनाइट है। एंड सेट्स ऑफ एजेस मीन्स ये भी फाइनाइट रहेंगे, उसको हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ओके, सो रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ कैपिटल G या फिर RAG भी हम उसे कहते हैं, इन शॉर्ट RAG मीन्स रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ। इट इज़ इक्वल टू sets of vertices comma sets of edges। कैपिटल V means sets of vertices and कैपिटल E means sets of edges। ओके, अब sets of vertices भी हमने 2 तरीके से उसका पार्टीशन किया है। sets of all processes, ठीक है, एक्टिव प्रोसेसेस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P, एंड सेट्स ऑफ ऑल रिसोर्सेज कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R मीन्स यहाँ पे V इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, इट इज़ द सेट्स ऑफ P कॉमा R। तो P मीन्स सेट्स ऑफ ऑल एक्टिव प्रोसेसेस एंड कैपिटल R मीन्स सेट्स ऑफ ऑल रिसोर्सेज। इसका सेट बन जाता है आपके वर्टाइसेस का सेट। ओके, सेकंड वन इज़ द सेट्स ऑफ ऑल एक्टिव प्रोसेसेस। अब एक ही प्रोसेस रहती है क्या, हम एक ही टास्क परफॉर्म करते हैं क्या, नहीं। अगर मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं तो मल्टीपल टास्क, मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ हम वर्क कर रहे हैं। सो दैट इट इज़ द सेट्स ऑफ ऑल एक्टिव प्रोसेसेस मीन्स P इक्वल टू
सेट्स ऑफ, कभी भी सेट्स जो है वो कर्ली ब्रेसेस में डिफाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस दिखेगा आपको, P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन। तो फाइनाइट सेट्स ऑफ प्रोसेसेस, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट सेट्स ऑफ प्रोसेसेस। एंड कैपिटल R इज इक्वल टू, अगेन कर्ली ब्रेसेस में हम यहाँ पे नंबर ऑफ रिसोर्सेज भी है हमारे पास, CPU है, एक टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या लगने वाला है, CPU लगने वाला है, मॉनिटर लगने वाला है, कीबोर्ड लगने वाला है, आउटपुट जनरेट करने के लिए वहाँ पे अगर हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंटर लगने वाला है, मेमोरी लगने वाली है, रजिस्टर्स लगने वाले हैं। ऑल दीज आर दी रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज भी एक है क्या? नहीं, इट इज़ द सेट्स ऑफ रिसोर्सेज। तो R1, R2, R3 एंड सो ऑन। ये पूरी मैथमेटिकल टर्म्स है, ये आपको समझना ज़रूरी है। अब असाइनमेंट देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट वो भेजता है रिसोर्स के लिए, ठीक है, उसको ये रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजी जाती है प्रोसेसेस के थ्रू। तो अगर वो रिक्वेस्ट फुलफिल होती है, वो रिसोर्स उसको अवेलेबल मिलता है, तो हम उसे कहेंगे असाइनमेंट एज। अगर उसको रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एंगेज्ड है एट दैट टाइम, फिर भी ये प्रोसेस P1 उसके लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रही है, तो उस एज को हम कहेंगे रिक्वेस्ट एज। सो दिस इज़ द टू टर्म्स, असाइनमेंट एज एंड रिक्वेस्ट एज। ये दो टर्म्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। असाइनमेंट एज क्या होती है? एजेस मीन्स अ पाथ, ठीक है। अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो पाथ हमें, जो एज हमें बतानी है, तो वो दो तरीके की एज हो सकती है। एक तो असाइनमेंट एज हो सकती है, या दूसरी रिक्वेस्ट एज हो सकती है। रिक्वेस्ट एज का मतलब क्या होती है कि जो प्रोसेस से रिसोर्सेस तक जाएगी, यानी प्रोसेस उसके लिए रिक्वेस्ट भेजेगा कि ये रिसोर्स मुझे चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसे हम रिक्वेस्ट एज कहेंगे। और अगर एक बार उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की गई और वो रिसोर्स उसके साथ एंगेज्ड हो गया, यानी अलोकेट हो गया उस प्रोसेस को, तो उसे हम असाइनमेंट एज कहेंगे। ओके, सो यहाँ पे टेबल में देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, PI टेंस टू RJ, ठीक है। PI मीन्स प्रोसेस PI, RJ मीन्स रिसोर्स RJ, और ये आपको पाथ बता रहा है, ये एरो जो दिख रहा है आपको, ये पाथ शो कर रहा है। सिग्निफाइज दैट प्रोसेस PI रिक्वेस्टेड an instance of resource type RJ and is currently waiting for that resource, it is called as request age। यानी उसने रिक्वेस्ट भेजी है RJ को, RJ इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए, बट फिलहाल उसको वो रिसोर्स मिला नहीं है, वो वेटिंग स्टेज पे है, मीन्स स्टिल इट इज़ इन द वेटिंग स्टेज, और उस एज को हम कहेंगे रिक्वेस्ट एज। सेकंड है RJ टू PI, मीन्स रिक्वेस्ट RJ टू PI, इसे ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये असाइनमेंट है, यानी RJ इज एंगेज विथ PI प्रोसेस। सिग्निफाइज दैट द इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप RJ हैज़ बीन अलोकेटेड टू द प्रोसेस PI, इट इज़ कॉल्ड एज असाइनमेंट एज। तो एक बार अगर उसके साथ असाइन हो गई वो रिसोर्स, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ असाइन हो गई, तो ये बन जाती है असाइनमेंट एज। और अगर स्टिल इट इज़ इन द वेटिंग, उसने रिक्वेस्ट भेजी है बट वो फिलहाल वेटिंग स्टेज पे है, तो उसे हम कहेंगे रिक्वेस्ट एज। गॉट इट माई पॉइंट? तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। A resource allocation graph may be used to model the state of resource allocations and request. In such a graph, processes are drawn as a circle, resources are drawn as a rectangle। अब हम यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट, हम क्या पढ़ रहे हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। हमें क्या बनाना है, एक ड्रॉ करना है ग्राफ। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें सिम्बॉल्स यूज़ करने रहते हैं। तो प्रोसेसेस के लिए हम सिम्बॉल यूज़ करने वाले हैं सर्कल, ओके, और रिसोर्सेस के लिए हम सिम्बॉल यूज़ करने वाले हैं रेक्टेंगल। और एज के लिए तो एरो है, ठीक है, डायरेक्टेड एज है वो, तो एरो हेड रहेगा और वो पाथ बताएगा आपको। Since the resource type may have more than one instance, such instances are represented as a dot within a rectangle। रेक्टेंगल क्या बता रहा है, रिसोर्स बता रहा है। और रिसोर्सेस एक है क्या, मल्टीपल भी रह सकते हैं हमारे इसमें। जैसे सपोज दैट सिंगल रिसोर्सेज भी कहलाते हैं। सिंगल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे CPU इज़ द सिंगल रिसोर्स, मॉनिटर इज़ अ सिंगल रिसोर्स, ठीक है, कीबोर्ड इज़ अ सिंगल रिसोर्स। बट मल्टीपल रिसोर्सेज मीन्स क्या हो सकते हैं, रजिस्टर्स हो सकते हैं, या प्रिंटर्स हो सकते हैं। एक PC के साथ मैं मल्टीपल प्रिंटर्स को अटैच कर सकती हूँ, ठीक है।
आउटपुट डिवाइसेस को मैं अटैच कर सकती हूँ, तो वो मेरे मल्टीपल रिसोर्सेज बन जाते हैं। तो जहाँ पे मल्टीपल रिसोर्सेज की बात आती है तो वो हम रिसोर्सेज जो है उसके लिए हम रेक्टेंगल सिंबल यूज़ करने वाले हैं, और अगर वो मल्टीपल रिसोर्सेज में आता है तो वहाँ पे डॉट से हम, अगर एक रिसोर्स है, सिंगल रिसोर्स है तो एक डॉट रहेगा, अगर मल्टीपल रिसोर्स है तो उतने नंबर ऑफ डॉट्स रहेंगे। जैसे 2 डॉट्स अगर आपको दिख रहे हैं रिसोर्सेज में, तो इसका मतलब है कि वो रिसोर्स जो है एक से ज़्यादा है। जैसे एक पीसी को 2 प्रिंटर लगे हुए हैं, तो 2 प्रिंटर है, 2 रिसोर्सेस है एक ही टाइप के, तो वहाँ पे रेक्टेंगल में 2 डॉट्स दिखेंगे आपको। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले प्रोसेस के लिए हम सर्कल यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेस के लिए हम रेक्टेंगल यूज़ कर रहे हैं। सिंगल रिसोर्स है तो एक डॉट रहेगा, मल्टीपल रिसोर्सेस है तो नंबर ऑफ डॉट्स रहेंगे। वर्किंग रूल: when a process pi requests an instance of resource type rj, a request age is inserted in the resource allocation graph। अगर कोई प्रोसेस P1 के थ्रू रिक्वेस्ट भेजी जाती है रिसोर्स के लिए, इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स के लिए, और तो उसके लिए फिर एक एज इंसर्ट की जाएंगी आपके ग्राफ के अंदर। व्हेन दिस रिक्वेस्ट इज़ फुलफिल, अगर वो रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाती है, द रिक्वेस्ट एज इज़ इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफॉर्म इनटू द असाइनमेंट एज। जैसे ही रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएंगी तो आपकी रिक्वेस्ट एज बन जाएंगी असाइनमेंट एज, क्योंकि असाइन हो गया है वो रिसोर्स प्रोसेस के लिए। व्हेन अ प्रोसेस नो लॉन्गर नीड टू असाइन टू द रिसोर्स, अगर वो वेटिंग स्टेज में है, उसको रिसोर्स मिला ही नहीं, इट रिलीजेस अ रिसोर्स एंड एज अ रिजल्ट असाइनमेंट एज इज़ डिलीटेड। अगर बहुत ही टाइम तक, मैक्सिमम लॉन्ग टाइम तक अगर उसको रिसोर्स अवेलेबल नहीं मिला, तो उस रिक्वेस्ट एज को हम क्या कर देंगे, उस रिसोर्स को हम रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम हमारी असाइनमेंट एज जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। तो उसे हम कहते हैं कि जैसे हो सकता है कि आपका प्रोसेस जो है, प्रोसेसेस को वेटिंग स्टेज जो रहता है उसका, वो आइदर जैसे स्टारवेशन एंड डेडलॉक, ये 2 चीज़ें रहती है। तो वेटिंग स्टेज डिसाइड करता है कि डेडलॉक स्टेज में है या स्टारवेशन स्टेज में है। स्टारवेशन स्टेज यानी होती है कि उसको एक फाइनाइट टाइम तक उसको पता है कि मुझे ये चीज़ मिलने ही वाली है। जैसे विद इन अ मिली सेकंड, या 1 दिन में, 2 दिन में, या थाउजेंड्स ऑफ डेज़ में, या 1 ईयर में, 2 ईयर में, या 10 साल के बाद उसे पता है कि मुझे ये रिसोर्स मिलने ही वाला है, तो उसे हम स्टारवेशन कहते हैं। बट हमें पता है कि हमारा ग्राफ ऐसा जनरेट हुआ है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, कि मुझे ये रिसोर्स किसी भी हालत में मिल ही नहीं सकती है। वहाँ पे सर्कल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे सर्कल फॉर्म होता है उस ग्राफ के अंदर, तो वो डेडलॉक, पूरी तरीके से वो डेडलॉक में चला जाता है। सो इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में आपके रिसोर्सेस रिलीज़ हो ही नहीं पाते हैं। अगर वो रिलीज़ ही नहीं होते हैं तो वो वेटिंग स्टेज में जो प्रोसेसेस है उसको अवेलेबल ही नहीं होंगे। तो इस केस में आपका पूरा वो जो ग्राफ जनरेट होने वाला है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, वो पूरा सर्कुलर ग्राफ जनरेट होता है और वो पूरा डेडलॉक कहलाता है। तो वो यानी कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हो कि डेडलॉक यहाँ पे ऑकर होने ही वाला है। बट जहाँ पे आप पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पे कि नंबर ऑफ टाइम के बाद, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, कुछ मिली सेकंड या कुछ आवर्स के बाद या कुछ डेज़ के बाद, कुछ ईयर्स के बाद मुझे पता है कि ये रिसोर्सेज रिलीज़ होने वाले हैं, और वो रिलीज़ होके एक रिलीज़ जैसे ही होते हैं तो वो प्रोसेसेस को असाइन हो जाएंगे, तो उसे हम स्टारवेशन कहते हैं। सो दीज आर द रूल्स बिहाइंड दैट रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ऑफ डेडलॉक इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आर एस बिलो। नंबर 1, if the graph contain no cycle then no process is in a deadlock। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर साइकिल जनरेट नहीं हो रही है आपके ग्राफ के अंदर, इसका मतलब ये है कि वो आपका ग्राफ कभी डेडलॉक में नहीं जाएगा, वो स्टारवेशन कहलाएगा, ठीक है। स्टारवेशन यानी कि नंबर ऑफ पीरियड तक वेटिंग स्टेज में रहेंगे आपके प्रोसेसेस, बट कभी ना कभी उसको रिसोर्सेज अवेलेबल होने वाले हैं, ठीक है। मीन्स इफ़ इन योर ग्राफ not contain any cycle then no process is in a deadlock, but if it contains some cycle, अगर उसके अंदर साइकिल जनरेट होती है तो क्या होगा? नंबर 1, if the resource type have multiple instances then the deadlock may exist। रिसोर्स टाइप में अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस आते हैं देन डेडलॉक होने के चांसेस है। सेकंड, इफ़ द रिसोर्स टाइप हैज़ 1 इंस्टेंस देन डेडलॉक हैज़ ऑकर।
डेडलॉक में एग्जिस्ट, यानी फर्स्ट टाइप ये है कि रिसोर्स टाइप अगर आपके मल्टीपल इंस्टेंसेस वाले हैं, जैसे 2 प्रिंटर अटैच है मेरे सिस्टम के साथ और एक एंगेज है और दूसरा जो है दूसरा भी एंगेज है, ठीक है, रिसेंटली साइकिल तो जनरेट हो रही है आपके ग्राफ के अंदर, बट एक एंगेज है दूसरा खाली है या दोनों एंगेज है, बट इट मे हैपन दैट, मे हैपन यानी हो सकता है, डेडलॉक हो सकता है भी है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास 2 इंस्टेंसेस है प्रिंटर के, तो जैसे ही एक का काम ख़त्म हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, वो तो मुझे मिल सकता है। इसमें ये नहीं कह सकती, अगर मेरे पास एक ही प्रिंटर है तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि इट मे बी इट इज़ हैपनिंग अ डेडलॉक, यानी डेडलॉक होगा ही, क्योंकि मेरे पास एक ही प्रिंटर है और वो पूरा एंगेज है प्रोसेस के साथ और वो कभी रिलीज़ हो ही नहीं सकता। तो मीन्स दैट कि इफ़ सपोज द रिसोर्स टाइप हैज़ 1 इंस्टेंस देन डेडलॉक हैज़ ऑकर कॉन्फिडेंटली, बट इफ़ द रिसोर्स टाइप हैज़ मल्टीपल इंस्टेंसेस देन मे ऑकर द डेडलॉक, डेडलॉक हो सकता भी है और या नहीं भी हो सकता है, वो रिलीज़ भी हो सकता है। और दोनों कंडीशन कहाँ पे आ रही है, साइकिल में ही आ रही है, बट अगर साइकिल फॉर्म नहीं होती है तो डेडलॉक फॉर्म होगा ही नहीं। गॉट इट? If each resource type has several instances, then the cycle does not necessarily imply that the deadlock has occurred. ठीक है, अगर सेवरल इंस्टेंसेस, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक ही टाइप के रिसोर्सेज सेवरल में अवेलेबल है, जैसे रजिस्टर्स हम अगर कहते हैं मेमोरी रजिस्टर्स, तो रजिस्टर्स एक से ज़्यादा रहते हैं, तो रजिस्टर्स अगर मेरे पास मेमोरी के अंदर एक से ज़्यादा है तो डेडलॉक होने के चांसेस रेयर है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल है। जैसे कल मैंने बताया था, पेजिंग का बताया था, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का भी बताया था एक एग्जांपल, तो आपकी जो मेन मेमोरी है वो फुलफिल हो जाती है और वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट मेरे कंप्यूटर सिस्टम में है, तो वहाँ पे डेडलॉक फॉर्म नहीं होगा, वो वर्चुअल मेमोरी ले लेगा। ओके, बट अगर इंस्टेंसेस कम है, एक ही कम है मीन्स एक ही है, सिंगल ही है, एक ही प्रिंटर अटैच है और वो एंगेज्ड है किसी प्रोसेस के साथ, और मुझे पता है कि वो प्रोसेस कभी कंप्लीट ही नहीं होंगी और मेरा ग्राफ जो डिज़ाइन हुआ है वो साइकिल फॉर्म कर रहा है, तो उस केस में कॉन्फिडेंटली मैं कह सकती हूँ कि इट विल बी हैपन अ डेडलॉक, और वो कभी भी अनलॉक नहीं होगा। So if each resource type has several instances, then the cycle does not necessarily imply that deadlock has occurred. In this case, cycle in the graph is necessary but not sufficient condition to existence of deadlock. Means cycle तो हो रही है उस केस में, but deadlock existence होने के chances कम है, क्योंकि मेरे पास instances जो है वो multiple instances है, single instance नहीं है। अब ये सब चीज़ें आपको अगर समझ में आई होंगी तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ PRE. P stands for sets of all active processes, R stands for sets of resources and E means sets of edges. P means P इक्वल टू सेट्स ऑफ प्रोसेसेस P1, P2, P3, ठीक है। ये गिवन जो डायग्राम है यहाँ पे देखो, सर्कल में आपने क्या बताया है, प्रोसेसेस को बताया है, और रेक्टेंगल में किसे रिप्रेजेंट किया है, रिसोर्सेस को। तो P1, P2 एंड P3, ये सर्कल में जो दिख रहा है वो क्या है, आपके 3 प्रोसेसेस है। R इक्वल टू सेट्स ऑफ R1, R2, R3 एंड R4। तो ये रेक्टेंगल में आपको क्या दिख रहा है, R1, R2, R3 एंड R4। एंड डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट रिप्रेजेंट द सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स और मल्टीपल इंस्टेंस। तो जहाँ पे एक डॉट दिखेगा यहाँ पे सिंगल इंस्टेंस है, जहाँ पे आपको 2 डॉट्स दिख रहे हैं वहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंस है सिमिलर रिसोर्स के। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 डॉट वाला हो सकता है मॉनिटर है, ये 1 डॉट वाला CPU है, ये 2 डॉट वाले जो है वो प्रिंटर है, या ये 3 डॉट्स वाले रिसोर्सेज जो है वो रजिस्टर्स है। तो रजिस्टर्स मल्टीपल में रह सकते हैं मेमोरी के अंदर, प्रिंटर्स भी मल्टीपल्स में रह सकते हैं, बट CPU और मॉनिटर जो है वो सिंगल इंस्टेंस है, सिंगल रिसोर्स है, तो वो एक ही रहेगा। तो यहाँ पे डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इंस्टेंसेस को। अब हम यहाँ पे कैपिटल E मीन्स सेट्स ऑफ एजेस। अब ये यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 बताए थे हमने, एक है आपका रिक्वेस्ट एज, दूसरा क्या है आपका, फर्स्ट वन इज़ द रिक्वेस्ट एज एंड सेकंड वन इज़ द असाइनमेंट एज। तो यहाँ पे P1 to R1 ये रिक्वेस्ट एज है। क्यों रिक्वेस्ट एज है, P1 to R1, ठीक है। तो P1 to R1, सो P1 ने रिक्वेस्ट भेजी है R1 के लिए, बट एंड देन P2, पहले प्रोसेसेस के देख लेते हैं। P1 रिक्वेस्ट एजेस हम पहले लिखेंगे, P1 to R1, यहाँ से P1 से रिक्वेस्ट गई है R1 के लिए, P2 सेंड द रिक्वेस्ट फॉर R3 रिसोर्स, ठीक है। ये 2 ही रिक्वेस्टेस है, बाकी
जो है वो असाइनमेंट है। तो असाइनमेंट एज आपको दिखेंगी रिसोर्सेज से लेके प्रोसेस तक। तो पहली असाइनमेंट एज क्या है, R1 टू P2। दूसरी क्या है, R2 टू P2। तीसरी असाइनमेंट एज क्या है, अगेन R2 रिसोर्स टू P1। चौथी असाइनमेंट एज क्या है, R3 टू P3। ओके, इतने सब क्या है, जो आपको रिसोर्स टू प्रोसेस दिख रही है वो असाइनमेंट एज है, जो प्रोसेस टू रिसोर्स दिख रही है वो क्या है, रिक्वेस्ट एज है। और ये R4 नाम का जो रिसोर्स है वो स्टिल एम्प्टी, यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई है या कोई असाइनमेंट एज जनरेट नहीं हुई है। तो ये हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। तो यहाँ पे हमने इंस्टेंसेस बताया है। देखो, नंबर 1, R1 हैज़ 1 इंस्टेंस, R2 हैज़ 2 इंस्टेंसेस, R3 हैज़ अगेन 1 इंस्टेंस एंड R4 हैज़ 3 इंस्टेंसेस। इसके एग्जाम्पल भी मैंने बताया अभी आपको। देयर इज़ नो साइकिल इन द ग्राफ, so no process in the system is deadlocked। तो यहाँ पे कहीं पे साइकिल जनरेट नहीं हो रही है, यहाँ पे कहीं पे साइकिल जनरेट नहीं हो रही। देखो, P1 ने रिक्वेस्ट भेजी है R1 के लिए, बट R1 स्टिल एंगेज विथ P2। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट तब तक ये वेटिंग पे रहेगा। अब यहाँ पे R2 ने रिक्वेस्ट भेजी है R3 के लिए, बट R3 स्टिल एंगेज विथ P3, तो ये यहाँ पे वेटिंग पे रहेगा। अब इसने R2 को असाइन हुई है रिसोर्स R1 एंड रिसोर्स R2। वैसे R2 असाइन हुआ है P1 के लिए और यहाँ पे R3 असाइन हुआ है P3 के लिए, बट साइकिल कहीं पे फॉर्म नहीं हो रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस टाइप के रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है वो डेडलॉक सिचुएशन पे नहीं जाएगा। बट सपोज प्रोसेस P3 रिक्वेस्ट एन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R2 since no instance of R2 is available। बट अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है, प्रोसेस P3 रिक्वेस्ट एन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R2, P3 ने R2 के लिए रिक्वेस्ट भेजी, P3 ने R2 कहाँ पे, ये है, ठीक है, और P3 कहाँ है, ये है। तो प्रोसेस P3 ने रिक्वेस्ट भेजी है R2 के लिए। R2 के पास 2 इंस्टेंसेस है और ऑलरेडी बोथ आर एंगेज्ड, 1 फॉर P1 एंड 1 फॉर P2। और इस सिचुएशन में R3 ने रिक्वेस्ट भेजी है R2 के लिए। ठीक है, सपोज द प्रोसेस P3 रिक्वेस्ट द इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R2 सिंस नो इंस्टेंसेस ऑफ R2 इज अवेलेबल। P3 उसके पास 2 ही है, R2 के पास, यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम में, R2 के पास 2 ही है, तीसरा इंस्टेंस नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, Since no instance of R2 is available, P3 request to R2 is added in the graph। ग्राफ में तो ऐड हो जाएंगी। तो ये जो प्रीवियस वाला ग्राफ था उसमें एक एज ऐड हो गई, रिक्वेस्ट एज P3 टू R2। ओके, एट दिस पॉइंट 2 साइकिल एग्जिस्ट इन द सिस्टम। अब यहाँ पे साइकिल जनरेट होती है। अब वो साइकिल कौन सी है, तो ये नीचे आपको दिख रहा है, P1 रिक्वेस्ट टू R1, देन P1 request to R1 engage with P2 request to R3 engage with P3 request to R2 engage with P1। ये एक साइकिल फॉर्म हो गई। दूसरी P2 कहा गया, ये P2 request to R3 engage with P3 रिक्वेस्ट टू R2 एंड R2 एंगेज विथ P2। ये दूसरा साइकिल फॉर्म हो गया। यानी अगर एक भी रिक्वेस्ट P3 प्रोसेस के थ्रू अगर एक रिक्वेस्ट आती है रिसोर्स R2 के लिए और R2 के पास सिर्फ 2 ही इंस्टेंसेस है एंड बोथ आर स्टिल एंगेज्ड, तो यहाँ पे 2 साइकिल फॉर्म हो रही है और दोनों साइकिल का पाथ आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फिगर में। हियर P1, P2 एंड P3 आर डेडलॉक्ड बिकॉज P2 इज वेटिंग फॉर रिसोर्स R3, ठीक है, विच इज़ हेल्ड बाय द P3। P2 जो है वो किसके थ्रू एंगेज, P2 जो है वो वेटिंग में चला जाएगा बिकॉज P2 इज़ वेटिंग फॉर रिसोर्स R3 एंड R3 विच इज़ हेल्ड बाय द P3 के थ्रू हेल्ड किया गया है। ऑन दी अदर हैंड P3 इज़ ऑल्सो वेटिंग आइदर फॉर P1 एंड P2, दोनों के लिए वो वेटिंग करेगा। जैसे ये दो, क्योंकि ये 2 इंस्टेंसेस ये दोनों ने एंगेज करके रखा है, एक इंस्टेंस P1 के थ्रू एंगेज है, एक दूसरा जो इंस्टेंस है वो P2 के थ्रू एंगेज है। जब तक कि ये दोनों में से कोई एक रिलीज़ नहीं करेगा तब तक कि इसकी जो रिक्वेस्ट है ये फुलफिल नहीं होंगी। सो दैट P3
is also waiting for either for P1 and P2 to release the R2 resource. In addition, P1 is waiting for the process P2 to release the R1. तो ये जब तक के P1 R2 को रिलीज़ नहीं करेगा या P2 R2 को रिलीज़ नहीं करेगा तब तक के P3 को नहीं मिलेगा. So in such kind of resource allocation graph, deadlock is exactly occur. Deadlock यहाँ पे occur होता ही है. तो इस तरीके से रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमें बताता है कि हमारे सिस्टम के अंदर डेडलॉक फॉर्म होगा या नहीं होगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे.